हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जेकेपीएससी की क्लासेस कर रहे हैं, 4th यूनिट है। 23rd क्लास में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिक्स की बात कर ली थी एंड आई होप मैंने जो वीडियो सजेस्ट की थी वो आपने देखी होंगी। एक तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी थी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल वाली, आई होप देखी हो। नहीं भी देखी हो तो चलो बेसिक्स आपको पता होंगे। मतलब उसके अलावा जो है एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, वो मैंने आपको बोला था। अगर वो ज्यादा बेटर समझ में ना आए तो उससे पहले एक बार 1995 का एक्ट भी देख सकते हो। ऑल्दो इन दोनों में एक ही डिफरेंस पूछा जाता है। अगर पूछा गया तो यहाँ पे 7 डिसेबिलिटीज मेंशन थी, यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज मेंशन है। ओके, सो ये 21 के नाम तो आपको पता हो। देन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है। 24th क्लास है, 25th क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, यानी 3 क्लासेस में हमने ये यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ओके, सो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज और प्लस उनमें बोल रहे हैं कि उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उनका डिजिटल इंटरवेंशन भी जो है वो डिस्कस करना है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो देखो, जब डिसेबिलिटीज की बात आती है तो डिपार्टमेंट्स बताऊं आपको थोड़े बहुत। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ऑब्वियस सी बात है, ये फैसिलिटेट करना चाह रही हैं एम्पावरमेंट को, किसके? पर्सन विद डिसेबिलिटी के। अगर हम 2011 की सेंसस को देखें तो 2.68 करोड़ जो है वो हमारे देश में पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। लेटेस्ट सेंसस अभी तक यही है, इसके बाद कोई सेंसस आया नहीं है, तो हम यही डाटा लेके चल रहे हैं, जो कि 2.21% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो वी नीड टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स, वी नीड टू एड्रेस देयर इश्यूज। ये डाइवर्सिटी में इंक्लूड करना, चीजों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके राइट्स का हनन ना हो, वो सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। ओके, डिसेबिलिटी के टाइप्स आप अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हो, लेकिन हम उन 21 डिसेबिलिटीज की बात जरूर करेंगे। एटलीस्ट आपको ये 21 डिसेबिलिटीज का मतलब पता हो। और आजकल इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। सो चाहे वो यूपीएचसीएससी का हो या बाकी एग्जाम्स हो, सो उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि अच्छा, हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, या विजुअल इंपेयरमेंट का अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब क्या है। सो आपको ये सारे की सारी डिसेबिलिटीज 21 की 21 याद रखनी है। मैं और कोई टाइप नहीं करवा रही हूं आपको, इन्हीं 21 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो है किसके अंडर आ जाएंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर, एएसडी और एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन मेंटल बिहेवियर, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं जो न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से हैं। देन मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं जिसमें हम डेफ ब्लाइंड लेके चलते हैं। ओके, पॉइंट ये है कि अब ये जो 21 डिसेबिलिटी है इनका मतलब क्या है। ओके, सो हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहला फिजिकल डिसेबिलिटी, उसमें ये सबसे पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करते हैं, और उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये इन 5 तरीकों की बात करते हैं, इन 5 टाइप्स की बात करते हैं। मतलब क्या है? तो देखो, लोकोमोटर का मतलब तो वही है ना कि आपकी मूवमेंट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, हो नहीं पा रही है। सो पर्सन जो है वो इनेबल है टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज जो मूवमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे खुद के मूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है जी, सो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा। इसमें सबसे पहला है लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। तो इसका क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। सो लेप्रेसी क्योर्ड में क्या हो जाएगा? हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी, यानी जो हम कोड बोलते हैं ना जिसको, तो ये कुष्ठ रोग से क्या हो गए? ठीक तो हो गए हैं, लेकिन बट अभी भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? या तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो हैंड्स या फीट में, एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरालिसिस इन द आई या आईलिड, बट विद नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी, यानी दिखने में आप बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं लेकिन लॉस ऑफ सेंसेशन है हाथों में, पैरों में, आंखों में, आईलिड में। सो इनमें से किसी में भी लॉस ऑफ सेंसेशन है, सो आप लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन में आएंगे। ओके, फिर लेप्रेसी यहां पे तो क्या है कि आप दिखने में ठीक ठाक है पर दिक्कत है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि दिक्कत नहीं है पर दिखने में भी ठीक ठाक नहीं है। सो यानी कि आप डिफॉर्म है, डिफॉर्मिटी है, बट सफिशिएंट मोबिलिटी है हाथों और पैरों की। सो वो भी किस में आ जाएगा? लेप्रेसी क्योर्ड में आ जाएगा। तीसरा है कि एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी है, एज वेल एज एडवांस्ड एज विच प्रिवेंट्स हिम और हर फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन। सो आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो भी आप जो है वो लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
देन है सेरिब्रल पल्सी। ये क्या है? ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करती है, बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करती है, इसलिए हमने लोकोमोशन में इसको डाला है। कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन। तो ये क्या है? या तो ड्यूरिंग द बिफोर, ड्यूरिंग या शॉर्टली आफ्टर बर्थ जो है ये चीज हो सकती है। बहुत सारी डिजीज या बहुत सारी डिसेबिलिटीज आप देखेंगे ना, तो वो कब आती है? जब ड्यूरिंग बर्थ वो ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है कि जब आप बर्थ दे रहे हो, जन्म दे रहे हो बच्चे को, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि जो बर्थ कॉर्ड है, जो नाल बोल देते हैं जिसको, तो वो क्या होती है, बेबी की जो कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं गले में फंसी होती है, या किसी वजह से वहां पे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड होके बच्चा जो है उस वेजाइनल स्पेस से बाहर निकल रहा होता है। राइट, सो वो चीज उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आजकल जो है वो सिजेरियन बर्थ बढ़ते जा रही है, बिकॉज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि गलती से भी जो है वो टाइम लगा, चलो आप पेन तो बर्दाश्त कर लेगी मदर, लेकिन अगर टाइम लगा और कुछ दिक्कत हो गई या कुछ डिसेबिलिटी वाला इशू आ गया, जो पूरे 9 महीने आपने ध्यान रखा है बच्चे का, तो वो गड़बड़ ना हो। सो इसलिए सेरिब्रल पल्सी जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, नॉन प्रोग्रेसिव है, वो आपको पता। ठीक है, देन है ड्वार्फिज्म। जी, ड्वार्फिज्म का मतलब आपको याद रखना है, अगर 4 फीट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर से नीचे अडल्ट की हाइट है, वट एवर द रीजन इज, मेडिकल जेनेटिक कंडीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट क्या है? 4 फीट 10 इंच से नीचे हैं आप, तो या 4 फीट 10 इंच या उससे नीचे। ओके, तो 147 सेंटीमीटर, तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। पूछा नहीं गया है, बट ड्वार्फिज्म पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी पेपर में। ओके, देन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, a group of hereditary genetic muscle disease, जो मसल्स को वीकन कर देगी, तो ये जेनेटिक है, ये बात आप देखिए। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज है, तो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसका आंसर था। तो आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक मसल डिजीज है ग्रुप ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक मसल डिजीज, जो कि मसल्स को वीकन कर देगा, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो हमने ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इसको ऐड किया हुआ है। देन जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जो पर्सन डिसफिगर हो गया ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट, एसिड की वजह से या कोई कोरोसिव सब्सटेंस के गिरने की वजह से, तो वो एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, देन है जी विजुअल इंपेयरमेंट। ये क्वेश्चन भी आजकल काफी आ रहा है कि अच्छा 10/200 सेनेलिन है या क्या है। ठीक है, तो ये डाटा ही आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लाइंडनेस तो डेफिनेटली, जिसमें ये ब्लाइंड किसको मान रहे हैं, जहां पे एक पर्सन जो है कंडीशन यानी बेस्ट करेक्शन की, आपके चश्मे लगे, चीजें ठीक करा ली, उसके बाद भी या तो आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, टोटल एब्सेंस है, तो ब्लाइंड में आएंगे, या फिर विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 सेनेलिन है, तो ये बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, यानी इतना ठीक करने के बाद भी आप बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के बाद भी ये आपकी विजुअल एक्यूटी है। ठीक है, तो ये विजुअल एक्यूटी लेस देन बोला है 360 और आपका 10 और 200, ये आपको याद हो। लिमिटेशन जो है यानी सबस्टेंड, ये आपका सबटेंडिंग एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। सो 10 डिग्री के विजन पे ही आप देख पा रहे हो, उसके आगे नहीं देख पा रहे हो, ये 10 डिग्री भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। लो विजन का क्या मतलब है वो यहाँ पे बताया, ये तो था, ये तीनों चीजें आएंगी ब्लाइंड में। ठीक है, तो 3 और 60, 10 और 200 सेनेलिन में है। देन आपका लिमिटेशन ये 10 डिग्री, तो लेस देन 10 डिग्री, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन इनसे आया हुआ है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, लो विजन का क्या मतलब है जी, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 618 और लेस देन 2060, अप टू 360 और अप टू 10/200, तो ये 3 अप टू तो ये हो ही गया, यानी इससे कम। ठीक है, सो इससे ज्यादा भी, नॉट एक्सीडिंग दिस और अप टू दिस, तो ये बेटर आई, ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है। यहां पे क्या है लिमिटेशन, लो विजन में आ जाएगा लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। सो यानी इनके बीच की बात हो रही है, क्योंकि अगर इससे लेस होगा तो उसको इंक्लूड किया गया है उसमें, बट अगर इससे ज्यादा भी नहीं है और इससे कम, तो वो बीच का एंगल, यानी 10 डिग्री से लेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ब्लाइंडनेस, बट 10 to 40 तक आप देख पा रहे हैं, 40 से आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर वो क्या, क्योंकि ये देखो ये चीज क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हो गया ना ये, अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से देखूं तो मैं 180 डिग्री पे देख पा रही हूँ, अब मुझे पता है मेरी आई साइड से मैं देख पा रही हूँ साइड में। ठीक है, तो वही चीज है कि आप बहुत कम देख पा रहे हो, तो वो एंगल यहाँ पे दोनों मेंशन है।
देन है जी हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ का मतलब रहेगा पर्सन हैविंग 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स, दोनों कानों की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या है, लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ द ईयर्स 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल, ये हार्ड ऑफ हियरिंग है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देन है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, तो ये भी एक परमानेंट डिसेबिलिटी होना अराइजिंग आउट ऑफ द कंडीशन एफेजिया, और ये दोनों ही दिक्कतें हैं, इन दोनों दिक्कतों की वजह से आपकी स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी गड़बड़ा गई या डिसेबल हो गए हो आप, ठीक है। सो ये चीज भी ड्यू टू ऑर्गेनिक या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज जब ये दिक्कत आए, तो यहाँ पे ये स्पीच और लैंग्वेज वाला पूछा नहीं गया है कभी, बट ये राइजिंग आउट ऑफ द कंडीशन में ये दो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, लैरिंगोटोमी और आपका ये जो है एफेजिया, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ओके, देन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ही, इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये वही इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी दिक्कत है, और दूसरा रीजनिंग आएगा, ये REAS, ठीक है, रीजनिंग, लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इज अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल या प्रैक्टिकल स्किल्स, उसमें ये दो चीजें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, जो कि हम क्या क्या देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी में एटलीस्ट ये पता हो, डिसलेक्सिया पता हो, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया या डेवलपमेंटल एफिजिया, ठीक है। सो डिसलेक्सिया में तो हम क्या बोलते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया की अगर आप बात करोगे तो वो ग्राफ यानी किससे रिलेटेड हो गया, लिखने से रिलेटेड है, और आपका ये कैलकुलस यानी मैथ से रिलेटेड है। डिस्प्रैक्सिया जो है वो आपके मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंटल एफेजिया आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इन डिसेबिलिटीज को मैं सबसे पहले कवर करवा दूंगी। ओके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, टिपिकली अपियरिंग इन फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। सो वहां पे भी पर्सन को जो है वो कम्युनिकेट करने में, कई बार आई साइट भी मेंटेन नहीं करते, सोशल लेवल पे जो है वो ज्यादा वो नहीं होते, सोशली कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। सो वो कम्युनिकेशन एक मेन चीज है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। मेंटल बिहेवियर, तो मेंटल इलनेस वर्ड यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मेंटल इलनेस मींस अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रोसली इम्पेयर, किस क्या दिक्कत हो रही है उससे, जजमेंट में, बिहेवियर में अलग डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन विच इज द कंडीशन जहां पे कंप्लीटली, या तो ये होता है ना कि कंप्लीटली ही अरेस्ट हो गई आपकी डेवलपमेंट माइंड की, या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है। सो ये मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मेंटल इलनेस में नहीं आता, बट मेंटल इलनेस इज लाइक सब्सटेंशियल डिसऑर्डर है ये, जिसमें आपके सोचने समझने में दिक्कतें होके और आप बेटर तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाते। देन है जी डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू, पहला है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो उसमें ये दो चीजें आ रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, और कई बार ये क्या होता है, माइलिन शीथ जो है वो वहां से डैमेज हो जाती है। सो माइलिन या तो डैमेज हो गई, डैमेज होके वो हटी गई, वो शीथ, वो लेयर जो है, वो नर्व सेल की जो लेयर होती है, तो वहां पे अराउंड द एक्सोन ऑफ नर्व सेल्स, तो डीमाइलिनेशन, ये हमने बोला ना माइलिन है, तो डीमाइलिनेशन हो गया वहां पे, वो शीथ हट गई है, लेयर हट गई है, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है उसकी वजह से वो नर्व सेल्स, क्योंकि जो कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है कि अच्छा मुझे गर्म लगा तो मेरी नर्व सेल्स ने दिमाग तक सिग्नल पहुंचाया, सो वो सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है अब, सो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है नर्वस सिस्टम की, मार्क्ड बाय ट्रेमर, तो मेजरली ट्रेमर वाली चीज होती है कि आप चाह के भी अपने हाथों की या बॉडी की मूवमेंट नहीं रोक पाते, तो वो कंपन जो है वो दिखती है साफ साफ। ओके, मिडिल एज या एल्डरली पीपल में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ब्लड डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी, ये ब्लड डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया, ये भी इनहेरिटेबल डिजीज, एटलीस्ट इतना तो पता हो जो जो मेंशन है कि अच्छा ये इनहेरिटेबल है, ये नहीं है। ओके, थैलेसेमिया, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ हीमोग्लोबिन या तो कम है या नहीं है। देन सिकल सेल डिजीज मींस अ हेमोलाइटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनीमिया,
एनीमिया में भी वही खून की कमी वाली चीज, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन कम होना, देन हेमोग्लोबिन कम है, देन पेनफुल इवेंट्स हैं, वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू या ऑर्गन डैमेज। तो इसका मतलब वही है कि हिमोलाइटिक का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट इन रिलीज ऑफ हिमोग्लोबिन। सो वो हिमोग्लोबिन अब क्योंकि वो सेल डिस्ट्रक्शन हो गया उसका, तो हिमोग्लोबिन अब बन नहीं पा रहा है ज्यादा। सो ये चीजें पता हो आपको कि किसका क्या मतलब है। देन मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो इन्हीं जो हमने डिसेबिलिटीज पढ़ी इन्हीं में जो है कंबाइन जो है आपको चीज दिखे कि डेफ भी है ब्लाइंड भी है। तो वो एक कंडीशन होगी कि जहां हियरिंग और विजुअल इंपेयरमेंट दोनों हो गई, तो वो सीवियर कम्युनिकेशन डेवलपमेंटल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगी। इनके अलावा ये तो 21 हो गई, इन 21 के अलावा जो है वो कोई भी कैटेगरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नोटिफाई करती है, तो वो भी डिसेबिलिटीज में इंक्लूडेड मानी जाएगी। ओके जी। तो ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो हमने कवर कर ली हैं। अब बात आती है डिसेबिलिटी में अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन की। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। सो मतलब क्या है इसका? सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब पेरेंट्स, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल या कोई भी अडल्ट जो जिसमें एबिलिटी है रिकग्नाइज करने की डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन आजकल जो होता है ना छोटे बच्चे, क्योंकि अब मुझे बेबी हो रखा है तो अब मैं ऑब्जर्व करती हूँ उस चीज को और ज्यादा क्लोजली कि अच्छा ठीक है 6 महीने का बच्चा हो गया, क्या वो ढंग से बैठ पा रहा है, क्या उसकी गर्दन टिक गई है, क्या उसकी आई साइड जो है वो रुकती है, वो आई कांटेक्ट कर पाता है। सो वो चीजें क्या, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं आज भी, बट वो चीज इग्नोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चा अचीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिले हो रहा है या कोई और दिक्कत है, सो वो अर्ली इंटरवेंशन को समझने के लिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन आप तभी करोगे जब आप अर्ली आइडेंटिफाई कर पाओगे चीजों को। ओके। तो अर्लीस्ट ईयर बहुत क्रिटिकल होते हैं बच्चे के, ये बात आप समझ लीजिए। ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हम बाकी जगह भी पढ़ेंगे। सो अर्ली इंटरवेंशन तो बाद में, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें, ओके। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इस टाइम तक इतना हो जाता है, ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है बीइंग अ पेरेंट। सो वो ओवरऑल चीजें मेजरली पेरेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, बट बच्चा जब 3 साल के बाद स्कूल जा रहा है, सो वहां पे टीचर्स या बीच बीच में जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो रिकग्नाइज कर पाए। सो वो क्या हो जाएगा कि वहां से कोई भी दिक्कत है कि अच्छा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत फील हो रही है, या जो है कॉग्निटिव या फिजिकल सोशल इमोशनल स्किल्स जो आगे जरूरत पड़ेगी लाइफ में वो बच्चा नहीं अटेन कर पा रहा है। सो वो अर्ली चाइल्डहुड इतना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कि वहां पे अगर मालन्यूट्रिशन हो गया या कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो वो पर्टिकुलरली बहुत गड़बड़ वाली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो वहां पे हमें क्या करना है, अर्ली एज पे प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व किया जा सकता है। एक फर्स्ट स्टेज कैंसर है, एक फोर्थ स्टेज कैंसर है। आपको कब पता चले आप सोल्व कर पाओगे? फर्स्ट स्टेज पे ना। सो कोई भी दिक्कत छोटी मोटी दिक्कत ही होती है जब तक वो अर्ली पता चल जाए। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी, जरूरत है उसकी, ताकि बेटर तरीके से हम चीजों को प्रिवेंट कर पाए, और अगर पता चल गया है तो जल्दी से जल्दी इंटरवीन किया जाए और चीजों को ठीक किया जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो अर्ली इंटरवेंशन आप कर पाओगे, एसेंशियल रेमेडी जो है वो वहां पे दे पाओगे, ठीक है। Children have not yet faced academic failure, therefore it becomes easier to work with them. ठीक है। सो उनका मोटिवेशन रिटेन्ड रहेगा, आप जल्दी उनको रिहेबिलिटेट कर पाओगे। ओके। एट दैट यंग एज दे हैव नॉट डेवलप द कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज। तो वो क्या होता है, बाद में और भी बैरियर्स आ जाएंगे आपके, आप उनको ठीक नहीं कर पाओगे। बच्चा एक शेल में भी जा सकता है, और भी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, तो वहां पे इंटरवीन करने में बहुत दिक्कत आएगी, उसको ठीक करने में, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने में, उसको रिहेबिलिटेट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। अर्ली जो है वो चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके। रिसर्च ने भी ये शो किया है, चिल्ड्रन हु रिसीव्ड असेसमेंट या रेमेडियल सर्विसेज एट यंगर एज, सो वो बेटर तरीके से डिसेबिलिटी के साथ कोप अप कर पाते हैं और बहुत सारे ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज होती है, एक स्क्रीनिंग वर्ड होता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, ताकि आप उनको स्क्रीन करें, आइडेंटिफाई करें कि डेवलपमेंटल डिलेज क्या क्या हैं। अगर डेवलपमेंट डिले है कि अच्छा हम बोल रहे हैं कि चलो 9 से जो है 18 महीने तक बच्चा चलना या खड़े होना सीख जाएगा, या 6 महीने तक जो है वो बच्चा बैठना सीख जाता है, चलो 6 नहीं 7 तक बैठ जाए, सपोर्ट के साथ बैठ जाए, तो वो चीजें क्या है कि बहुत डिले ना हो। ये ना हो कि आपका 10 महीने का बच्चा है और अभी तक बैठ भी नहीं पा रहा है,
वो बहुत डिले हो गया, राइट। सो वो चीजें जो है वो स्क्रीन करना, असेस करना बहुत जरूरी है। देन स्क्रीनिंग के बाद रेफर करना, ठीक है। तो इनिशियल रिक्वेस्ट टू कंसीडर स्टूडेंट फॉर स्पेशल एजुकेशन इवेल्युएशन, अगर कोई दिक्कत है, कुछ इवेल्युएशन की जरूरत है, तो अगर स्कूल लेवल पे डिटेक्ट हुई है तो वो पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स की परमिशन के साथ फिर आगे चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। पेरेंट्स और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की जब आप बात करते हो कि एनवायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें, बट पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हर जगह जरूरी है। ओके, पेरेंट्स स्टार्टिंग में पेरेंट्स ही तो ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चे को। अगर पेरेंट्स ही इग्नोर करते रहेंगे, जब आजकल बहुत बेसिक है, सबको पता होता है कि अच्छा 1 साल तक आप नमक नहीं दोगे बच्चे को, या चलो ठीक है साल की एंड तक आप बहुत माइन्यूट अमाउंट में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दो, या मीठा बड़े लोग ही खाते हैं तो ये उनके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं या अपनी व्हाइट शुगर होती है, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जितना लंबा हो सके। तो वो चीजें पेरेंट्स को पता होती हैं मोस्टली, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी नेसेसरी। ओके, न्यूमरस स्टडीज उन्होंने भी ये शो किया है कि फैमिली का इंटरेक्शन, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली साथ नहीं दे रही है, या कई बार तो ऐसे होता है कि डिसेबल्ड बच्चा हो गया तो उसको होते ही जो है वो फेंक दिया कहीं पे या मार दिया या वट बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। या अगर बड़ा हो गया, कई बार ऐसे भी होता है कि ट्रांसजेंडर या ऐसा कोई बच्चा हो गया तो उसको बिल्कुल अपने घर से ही निकाल देते हैं। सो वो सारी चीजें अगर फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो चीजें बेहतर होंगी, उस इंडिविजुअल की लाइफ बेहतर होगी। सो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जो है वो कई बार बच्चे को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं बच्चे के ऊपर, और डेलिक्वेंसी में भी बच्चा चला जाता है। सो वो सारी चीजें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, और इनफैक्ट पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट इज वेरी नेसेसरी। ओके, पेरेंट्स अलग अलग जगह पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेजरली 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज में पेरेंट्स का इंटरवेंशन, होम बेस्ड एक्टिविटीज में, या एकेडमिक एक्टिविटीज जो डायरेक्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो कि बच्चे को होमवर्क करा रहे हैं, या इनडायरेक्ट जो है वो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। बट इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव तरीके से हो, वो बच्चे को सपोर्ट करते हुए नजर आए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, देन है जी स्पेशल टीचर या एजुकेटर का क्या रोल रहेगा अर्ली इंटरवेंशन में। तो कई बार ऐसे होता है कि स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो स्पेशल, हम ऑब्वियसली हम इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट कई बार इतनी सीवियर डिसेबिलिटी होती है कि स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, तो वो स्पेशल एजुकेशन में टीचर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इनफैक्ट जिन्होंने जनरल एमएड या बीएड की है वो स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो आपको बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, वो चीजें करनी पड़ेंगी, उस फील्ड में जो है वो महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन है अपने फील्ड में, उस तरीके की डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ, सो वो उस तरीके की डिसेबिलिटी के बच्चों को बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। ओके, स्कूल भी जो है वो स्पेशल एजुकेटर जो है हायर कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को हेल्प कर पाए, और प्राइवेटली भी हेल्प, कई बार प्राइवेट टीचर्स भी, आप ट्यूटर्स भी हायर कर सकते हो। सो इंटरवेंशन होता क्या, बेसिकली एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसमें आप चाह रहे हो कि बच्चे की हेल्प हो जाए। आप जो है उसके, वो होता है ना, एक ट्रेन्ड पर्सनल जो है वो आपके पास आ रहा है, और वो आपके बच्चे को अपने, मतलब उसके बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में संभालने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो एक डेलिब्रेट प्रोसेस हो गया बाय विच चेंज इज इंट्रोड्यूस इनटू पीपल्स थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। सो पर्पस क्या है इंटरवेंशन का, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ बेटर तरीके से करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर पाओ, कौन सी प्रैक्टिसेस की जरूरत है। न्यू मॉडिफाइड जो है करिकुलम को डेवलप कर पाओ, जो एग्जिस्टिंग प्री स्कूल करिकुलम है उसको मॉडिफाई कर पाओ या नया बना पाओ। ओके, अप्रोप्रिएट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो हो पाए। देन एस्टेब्लिशिंग द एफिकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्री स्कूल करिकुलम, सो वो एफिकेसी जो है वो देख पाओ और उसको एस्टेब्लिश कर पाओ, डेवलप करके। एंड वैलिडेटिंग अर्ली असेसमेंट टूल्स, अगर अर्ली आइडेंटिफाई हो गया है तो अर्ली ही लेवल पे ही वैलिडेट करके आप जो है अच्छे बेटर टूल्स डेवलप कर सकते हो और उनके साथ इंटरवेंशन कर सकते हो। ओके, सो अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। प्लान्ड प्रोग्राम रहेगा, डेलिब्रेटली टाइम्ड और अरेंज्ड इन ऑर्डर आपको नजर आएगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। सो ये इंटरवेंशन कई लेवल पे हो सकता है, जैसे प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कि आपको चीजें बचानी है होने से और बिगड़ने से बचानी है, ठीक है। सो वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे देखने को मिले। क्यूरेटिव, जिसमें आप क्योर करना चाह रहे हो, तो ट्रीटमेंट एंड सर्जरी इंक्लूडेड रहेगी। रेमेडियल होगा तो एड्स एंड अप्लायंसेज इंक्लूडेड रहेंगे, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं। ओके,
अर्ली इंटरवेंशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अर्ली स्टिमुलेट कर रहे हो, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स बच्चों के लिए लेके आ रहे हो, ताकि जो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे हैं और अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं वो कंफर्टेबल हो पाए, चीजें बेटर तरीके से चल पाए। ठीक है, तो वही है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की जो सर्विसेज हैं, developmental disability offering services which will enhance the development of young children। घूम फिर के आप बात वहीं पे ही लेके आ रहे हैं कि हम अर्ली इंटरवीन करेंगे ताकि हम अलग अलग तरीके निकाल पाए, बच्चों को फंक्शनल कर पाए, बेटर तरीके से उनको संभाल पाए। ओके, सो फोकस क्या रहेगा? फोकस स्क्रीनिंग पे रहेगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग यानी असेसमेंट करोगे आप, असेसमेंट करके आइडेंटिफाई कर लिया आपने, प्रिवेंट करोगे अगर पॉसिबल है तो डिसेबिलिटी या डिले से, एंड प्रमोट करोगे फिर पॉजिटिव एसेट्स, पॉजिटिवली आप कैसे बेटर करोगे चीजों को, और एनहेंस करोगे कैपेसिटी ऑफ द फैमिली, कैसे जो है वो स्पेशल नीड्स जो है बच्चे की फुलफिल कर सकते हैं। ओके जी, इफेक्टिवनेस की अगर आप बात करोगे तो नीडिंग फ्यूअर स्पेशल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटेटिव सर्विसेज लेटर इन लाइफ। तो अगर इफेक्टिव अर्ली इंटरवेंशन हो गया है तो बाद में उनको स्पेशल एजुकेशन की या स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम जरूरत पड़ेगी, ये भी बोल सकते हो। रिटेन्ड रहेंगे इन ग्रेड्स लेस ऑफन, ठीक है, बीइंग रिटेन्ड इन ग्रेड, तो वो होता है ना, ड्रॉप आउट नहीं होगा और बाकी चीजें नहीं होंगी। इन सम केसेस बीइंग इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन हैंडिकेप्ड क्लासमेट ईयर्स आफ्टर इंटरवेंशन। कई बार तो अर्ली इंटरवेंशन का इतना फायदा होता है कि आप बाद में बता भी नहीं पाते कि अच्छा ये बच्चा जो है वो हैंडिकेप था या कोई दिक्कत थी इसके साथ। ओके, सो अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी नेसेसरी। अगर वो इफेक्टिव हो जाए तो बात ही क्या है। ओके, इंटरवेंशन आप होम बेस्ड इंटरवेंशन भी कर सकते हो, सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन भी कर सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन डिजिटल इंटरवेंशन एक वर्ड आ जाता है। डिजिटल इंटरवेंशन का मतलब सिंपल सा यही निकल के आता है कि आप जो डिजिटल या टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो चीजें हैं उनकी हेल्प से कैसे चीजें बेटर कर सकते हो। ओके, कि मान लो आप जो है बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, डिजिटल इंटरवेंशन कैसे होगा कि उसको वो जो वॉइस, वो स्पीच वाली चीज होती है ना कि आपके स्क्रीन पे जो लिखा है वो बोल बोल के बताएगा वो सॉफ्टवेयर। सो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज करना, वो एक तरीके से डिजिटल इंटरवेंशन हो गया। ओके, सो बेनिफिट्स क्या होंगे डिजिटल इंटरवेंशन की? लर्निंग बेटर हो जाएगी, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी मोबाइल एप्स या रोबोट असिस्टेड थेरेपीज होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है। सो वो बच्चे जिनमें कम्युनिकेशन बेटर नहीं है वो बेटर तरीके से इनकी हेल्प से काम कर पाएंगे। ओके, इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे डेफिनेटली आप डिपेंड हो जाओगे। स्क्रीन रीडर्स होते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो एक्यूरेट है कंपैरेटिवली वो बेटर तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपकी डेली लाइफ को स्मूथली चलने के लिए। ओके, एक्सेसिबिलिटी ग्रेटर हो जाएगी कि आप चाहे बिल्कुल दूर दराज के स्कूल में है बट स्टिल डिजिटल इंटरवेंशन जो है वो वहां पे हो सकती है। ओके, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट भी हो सकती है, एआई या बाकी टेक्नोलॉजीज जो है वो बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, चीजों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे इंटरवेंशन होगा, तो वो सारी चीजें जो है वो एक पर्सनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई चीजें। देन एग्जांपल्स की आप बात करोगे तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। देन मोबाइल एप्स होती हैं बहुत सारी ऐसी जो सपोर्ट करती हैं, जैसे ये ऑटी स्पार्क और चॉइस वर्क्स, ये सपोर्ट करती हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ताकि वो सोशल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन, कम्युनिकेशन डेवलप कर पाए। वर्चुअल रियलिटी या गेम बेस्ड लर्निंग भी होती है, गेमिफिकेशन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। रोबोट असिस्टेड थेरेपीज भी होती हैं जो बेटर तरीके से बच्चे को ठीक करने में हेल्प करेंगी। टेली हेल्थ भी होता है कि वो डिलीवर करेगा आपको हेल्थ सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं ऐसे, सो वो सपोर्ट करेंगे घर से ही या स्कूल से ही आप देखेंगे, सो वो एक्सेस आपकी बहुत इजीली हो पाएगी कहीं से भी बैठ के। ओके, ये दोनों चीजें जो आपके सिलेबस में मेंशन एज इट इज नहीं है बट ये दोनों चीजें आर पेज, ये तो सिलेबस में मेंशन है एज इट इज, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, मैंने आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ये वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन पीडब्ल्यूडी 2006। जो बच्चे नोट्स लेंगे उनके नोट्स में मैं ये पीपीटीज भी ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये अर्ली इंटरवेंशन, डिसेबिलिटीज के टाइप्स समझ आए होंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें समग्र शिक्षा के अंडर जो है अगर हम डिसेबिलिटीज की बात करें वो कैसे ट्रीट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, इक्विटी इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो वो देखेंगे। सो वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट को अपनी को फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.